खतरों से बहाल करने की कोशिश कर ही रहा था कि 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और साम्राज्य पुनः गृह युद्ध में फंस गया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसकी प्रकृति पहले पहले हुए गृह युद्धों से बिल्कुल अलग थी। इससे पहले जो भी गृह युद्ध हुए थे उनमें मुग़ल राजकुमारों, शहजादों का सामंतों और दरबारियों ने समर्थन भर किया था। उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। जबकि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद हुए गृह युद्ध का प्रमुख कारण सरदारों की महत्वाकांक्षा थी। सरदार अब बादशाह पर अपना अपना प्रभुत्व जमाने के पक्ष में थे। अब मुग़ल बादशाह महज एक कठपुतली बनकर रह गए थे। 1712 ईस्वी में हुए गृह युद्ध में बहादुर शाह का बेटा जहानदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खान का समर्थन प्राप्त था। जहानदार शाह अयोग्य और शिष्टाचार रहित शासक था। यहाँ से मुग़ल प्रशासन की प्रकृति परिवर्तित हो गई। अब तक सत्ता शहंशाह के हाथों में होती थी, परंतु अब वो स्थानांतरित होकर प्रमुख सामंतों के हाथों में पहुँच गई। वज़ीर जुल्फ़िकार खान के हाथों में अब शक्ति केंद्रित हो गई। वह बहुत ही योग्य और परिश्रमी व्यक्ति था। हालांकि उसने साम्राज्य को पतन से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इसके पीछे भी उसका उद्देश्य दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत करना था। इसके लिए उसने राजपूतों और मराठों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और हिंदू सरदारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी से सम्मानित कर राजपूतों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसी भांति उसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की पदवी देकर गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जुल्फ़िकार खान ने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को इस शर्त पर दे दी कि इस क्षेत्र का भू राजस्व मुग़ल अधिकारी ही वसूल करेंगे। इस व्यवस्था से मराठों को उसने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उसने जाट और बुंदेलों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। केवल सिखों के प्रति उसने दमन की नीति को जारी रखा। जुल्फ़िकार खान ने राजनीतिक परिदृश्य को सुधारने की कोशिश तो की ही साथ उसने राज्य की आर्थिक दशा को भी सुधारने का प्रयास किया। वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खान ने जागीरों के वितरण और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगा दी। जुल्फ़िकार खान ने प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक श्रेष्ठ कार्य तो किए ही, लेकिन उसने इजारा की प्रथा को बढ़ावा देकर गलती की। इस व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें। इस प्रथा की इजारा प्रथा की कमी यह थी कि इजारादारों को किसानों से कर लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। वे मनचाहा लगान वसूल करने लगे थे और किसानों को उत्पीड़न बढ़ा था। इससे प्रजा का एक बड़ा भाग मुग़लों के विरुद्ध हो गया था और उसका विश्वास समाप्त हो चला था। लेकिन इसके बावजूद मुग़ल प्रशासन उच्च कोटि का था, लेकिन दुर्भाग्यवश अनेक सामंतों ने जुल्फ़िकार खान के विरुद्ध षड्यंत्र किया। जहानदार शाह षड्यंत्रकारियों के विश्वास में आ गया और उसने अपने योग्य वज़ीर को अपना सहयोग देना बंद कर दिया। षड्यंत्रकारियों ने कान भरे कि वज़ीर अब बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावकारी हो गया है और वह कभी भी बादशाह का तख्त पलट सकता है। बादशाह उनकी बातों में आ गया और गुप्त रूप से उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, परंतु उसकी जुल्फ़िकार खान को अपदस्थ करने की हिम्मत न हुई। इससे स्वस्थ प्रशासन दूषित हो गया और साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। इससे अन्य शहजादे फारूक सियर ने विद्रोह कर दिया और 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं की मदद से आगरा के निकट जहानदार शाह को परास्त कर दिया। इस प्रकार जहानदार शाह का यशहीन शासन समाप्त हो गया। फारूक सियर के समय से ही कमज़ोर, अयोग्य और शक्तिहीन मुग़ल बादशाहों के पतन के लक्षण परिलक्षित होने लगे। सैयद बंधुओं का वर्चस्व स्थापित हो गया और वे सम्राट निर्माता किंग मेकर कहलाने लगे। सैयद बंधुओं में बड़ा भाई अब्दुल्लाह
अब्दुल्लाह खान वजीर बना और छोटा भाई हुसैन खान मीर बख्शी फारूक सियर अयोग्य, क्रूर और बेईमान व्यक्ति था। उसमें बादशाह होने के गुण न थे, इसीलिए सैयद बंधुओं का मुगल दरबार में वर्चस्व स्थापित हो गया। सैयद बंधुओं ने भी जुल्फिकार खान की भांति ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने की चेष्टा की, लेकिन फारूक सियर सैयद बंधुओं पर अंकुश लगाए रखना चाहता था। फारूक सियर और सैयद बंधु दोनों ही अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तत्पर थे, इसीलिए दोनों के बीच टकरार होना अवश्यंभावी था और दोनों के बीच लंबा संघर्ष छिड़ गया। बादशाह बार बार सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र करता, परंतु बार बार असफल होता था। अंत में सैयद बंधुओं ने उसे मरवा दिया। उसके बाद उन्होंने रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उस दराजत को बादशाह बनाया, परंतु वे शीघ्र ही क्षय रोग से मर गए। तब उन्होंने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। फारूक सियर समेत 3 बादशाह सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली बने रहे और 1713 से 1720 ईस्वी तक सैयद बंधुओं का वर्चस्व कायम रहा। उन्होंने हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हिंदू सामंतों का सहयोग प्राप्त किया और मुस्लिम सामंतों को भी प्रभाव में रखने की चेष्टा की। उन्होंने मराठा, राजपूत और जाटों का समर्थन प्राप्त किया और उनका प्रयोग फारूक सियर और विरोधी सामंतों के खिलाफ किया। इस प्रतिद्वंद्विता ने साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उन्होंने फारूक सियर के समय से ही जजिया कर समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर भी हटा लिया। अजीत सिंह और जय सिंह को अपनी ओर मिलाया एवं जाट सरदार चूड़ामन की मित्रता हासिल कर ली। दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी वसूली करने का अधिकार साहू को दे दिया एवं साहू ने भी 15,000 घुड़सवारों की सहायता देने का वचन दे दिया। इस प्रकार सैयद बंधुओं ने जो कुछ भी समर्थन हासिल किया वह कुछ देकर ही हासिल किया, न कि अपने प्रभाव से, अर्थात साम्राज्य की कीमत पर ही वे कुछ हासिल कर सके। सैयद बंधुओं की स्थिति बड़ी नाजुक थी। साम्राज्य में विद्रोह होने शुरू हो गए और प्रशासनिक विघटन प्रारंभ हो गया, जिसको बचाने के लिए सैयद बंधुओं ने जोरदार नाकाम प्रयास किए। असफलता उन्हें इसलिए हाथ लगी क्योंकि दरबार षड्यंत्रों से भरा हुआ था। इस कारण प्रशासन पूरी तरह ठप हो गया और राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई। राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई क्योंकि जमींदारों ने मुगल दरबार की अनिश्चितता का फायदा उठाया और भू राजस्व देना बंद कर दिया। ऊपर से विद्रोह को दबाने के खर्च ने दोहरी मार दी और खजाना खाली हो गया। इजारा व्यवस्था के कारण भी केंद्र की आय काफ़ी कम हो गई थी। धन का इतना अभाव हो गया कि सैनिकों को नियमित वेतन देना मुश्किल हो गया। सैनिकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और वे विद्रोह पर उतारू हो गए। इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर मुगल साम्राज्य नाम मात्र का साम्राज्य रह गया था। हालांकि सैयद बंधुओं ने भी सभी सामंतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सरदारों का एक गुट उनका जबरदस्त विरोधी हो गया। इन विरोधी सरदारों का कहना था कि जब मुगल, बाकी अगले पार्ट में